ब- बाकला प्राचीन काल से उगाई जाने वाली एक प्रमुख आर्थिक महत्व की सूक्ष्म दलहनी सब्जी है। बाकला को हम फावा बीन, हॉर्स बीन आदि नामों से भी जानते हैं। इस बाकला का बीज में जो प्रोटीन की मात्रा है वो 24 से लेकर 32% तक पाया जाता है, यानी कि यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, जिसके कारण इसका खाद्य के रूप में बड़ा महत्व है। बाकला की जो हरी फलियों को का उपयोग सब्जी व कच्ची खाने में किया जाता है। इसके सूखे बीजों को दाल बनाने में उपयोग में लिया जाता है। बाकला को नॉर्मली हमारे यहाँ जो है हिमाचल में क्यों के नाम से भी लोग पुकारते हैं। इसका जो प्रमुख रूप से इसकी खेती जो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश में तो उगाया जाता है। और इसका जो में हिमाचल प्रदेश में इसे बड़े स्तर पर तो नहीं उगाते हैं, लेकिन लोग किचन गार्डन में इस सब्जी को जरूर लगाते हैं। प्राचीन काल में यह जो सब्जी है बाकला, आर्थिक दृष्टि से इसको सूक्ष्म दलहनी सब्जी भी कहा जाता था, क्योंकि नॉर्मली जितनी भी सब्जियां हैं उसमें ये एक तरह से प्रमुख कह सकते हैं कि दलहनी सब्जी है। बावला इसको हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फावा बीन, हॉर्स बीन आदि नाम से भी हम जानते हैं। इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत है वो 24 से 32% है और खाने में इसका बड़ा महत्व है। बाकला की हरी फलियों का उपयोग जो है हम सब्जियों में करते हैं, खास करके फ्रांसबीन की तरह ही इसकी सब्जी बनाई जाती है। कई लोग इसको कच्चा भी खाते हैं और जब इसकी फलियां सूख जाती है तो सूखे बीजों को हम दाल बनाने में उपयोग में लाते हैं। इसकी जो जो हमारे यहाँ खेती होती है हिमाचल प्रदेश में, लोग मोस्टली जो है इसको हरे सब्जियों के लिए प्रयोग में लाते हैं। और सर्दियों में अगर फ्रांसबीन का एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट है कि नॉर्मली फ्रांसबीन की जो खेती होती है वो गर्मियों में या बरसात में की जाती है। जलवायु की बात करते हैं, यह जो है शीत ऋतु या शरद ऋतु, या आप शरद ऋतु कह लीजिए, या रबी के मौसम में उगाई जाने वाली एक फलीदार है सब्जी। फल लगते हैं इसमें, जिसमें फलियां लगती है। इसके लिए सर्दी में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उन जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि गर्मियों में इसे टेम्परेट जलवायु की आवश्यकता होती है। और नॉर्मली 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है जो इसके जर्मिनेशन के लिए चाहिए। बीज का अंकुरन तभी होता है जब टेम्परेचर करीब करीब 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और नॉर्मल इसे उगने के लिए, इसके अच्छे फलन के लिए 15 या 10 से ऊपर का टेम्परेचर, 10 से 25 डिग्री, 20-22 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसको चाहिए। इस पे इसका विकास अच्छा होता है। बाकला पाला के प्रति जो है इसके सही सुन है, यानी कि यह जो है पाला, जो जब अधिक ठंड पड़ती है उसमें यह पौधा जल्दी खराब नहीं होता है। और यह अकेली जो है मतलब बीन्स है जो सर्दियों में उगाया जाता है। मिट्टी की बात करते हैं तो बाकला या क्यों की खेती के लिए अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो मिट्टी जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में इसकी खेती होती है, दोमट मिट्टी में भी खेती होती है, लेकिन इसकी जो है रेतीली जो भूमि में इसकी खेती उतनी अच्छी नहीं होती है। जल निकास वाली भूमि होना का अत्यावश्यक है। अगर अधिक जल जमाव होता हो वहाँ पर इसकी खेती मुश्किल होती है, इसके पौधे सूख जाते हैं। ज़्यादा पानी का जमाव हो जाए तो पौधे सूखने लगते हैं और उसमें कई बार बीमारी लग जाती है। तो लोम सॉइल जिसको हम कहते हैं, उसमें जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में हो, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और कहा भी जाता है कि जो बाकला है ये क्षारीय भूमि और अम्लीय दोनों भूमि में इसकी खेती नहीं होती है। तो 3 तरह का मिट्टी के साथ इसका एक बड़ा संबंध है कि क्षारीय भूमि यानी जिसका पीएच मान 7 से अधिक है उसमें इसकी खेती नहीं कर सकते हैं, और जिसका पीएच मान जो है वो 5 से नीचे है उसमें इसको उगाना मुश्किल है। और जो रेतीली भूमि है उसमें इसकी खेती नहीं होती है। किस्म की बात करते हैं तो इसमें कई सारी किस्में हैं, लेकिन नॉर्मली लोग इस लोकल किस्म जो है एक अपने पास रखते हैं। क्योंकि इसकी जो फलियां होती है, अगर 10 फलियों को लगा दिया जाए तो एक परिवार की पूरी तरह से सब्जी ये प्रदान करता है। तो बहुत ज़्यादा बीज की आवश्यकता तो नहीं होती है किचन गार्डन में,
और मोस्टली किसान अपना बीज रखते हैं। लेकिन कुछ फिर भी कुछ वैरायटी है, जैसे BR1 है, बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है। यह काले रंग का इसका जो बीज होता है। और BR2 है, इसका जो बीज है वो पीले रंग का होता है। फलियां करीब करीब समान 2 से 3 इंच की होती है, और कई बार 3 इंच मोटी काफ़ी होती है इसकी फली। उसके अलावा IRI के द्वारा निकाला गया पूसा सुमित है और पूसा उदित है, और जवाहर BCS 7381, ये भी हम किस्में हैं जो क्योंकि और फावाबीन है जिसकी हम कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि इसमें एक हरियाणा की भी वैरायटी है, हिसार की, हरियाणा HFV1। तो वो वैरायटी भी किस्म भी अच्छी तरह से प्रचलित है इसमें। जो बीजने के का की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया कि रबी मौसम की फसल है। इसकी जो बिजाई है वो नॉर्मली अक्टूबर के महीने में कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अधिक टेम्परेचर अगर डाउन हो जाएगा तो इसकी जर्मिनेशन नहीं होता है। तो अक्टूबर का महीना इसके लिए उपयुक्त है। और नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी इसके कई बार टेम्परेचर जहाँ पर अधिक रहता है वहाँ की जा सकती है। इसका उत्पादन 1 हेक्टेयर में लेने के लिए आपको 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, यानी कि करीब करीब अगर 1 कनाल की बात करें तो 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर इसको लगाते हैं। ये जो बिजाई जो है नॉर्मली हम समतल क्यारियां बना करके करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो रेस्ड बेड, जिसको हम उथली क्यारी या आलू की तरह आप मेड़ बना करके भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। क्यारी में अगर आप जहाँ पर जल जमाव की समस्या हो या जल जमाव होता हो वहाँ पर तो जो मेड़ बना करके जो उथली क्यारी बना करके ही लगानी चाहिए, ताकि जो अगर अधिक बारिश होती है तो पानी निकल जाए। उथली जमीन में क्यारियों में बीज की बुआई करने से बीज की नॉर्मली जो डिस्टेंस हम रखते हैं वो 45 बाई 15 सेंटीमीटर के रखते हैं, कई जगह पर 60 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का। और कुछ ऐसे जगह हैं जो लंबी किस्में हैं उसमें 75 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि जब आप क्योंकि इसको सहारे की ज़रूरत होती है, तो अच्छी उत्पादन अगर आपको लेना हो तो 45 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी ऑप्टिमम मानी जाती है। किचन गार्डन में इसी तरह लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको खेत में दलहन के लिए करते हैं तो इसके पौधों को सहारा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस कंडीशन में आपको 75 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी भी उपयुक्त मानी जाती है। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। बाकला नॉर्मली तो हम कहते हैं कि ये एक लेगुमिनस क्रॉप है, लेगुमिनस दलहनी फसल है, और दलहनी फसलों को ज़्यादा तक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बाकला के या बम्पर या फावाबीन के बम्पर उत्पादन करने के लिए मृदा की तैयारी के समय कम से कम 100 से 150 क्विंटल गोबर की सली हुई खाद प्रति हेक्टेयर जरूर मिलाना चाहिए। इसके खेत की अंतिम जुताई के समय इसको अच्छी तरह से मिला करके और उसके बाद क्यारी बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर उर्वरक की बात करें तो वैसे 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता मानी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा ये नहीं पड़ती है। ये एक दलहनी फसल है और इसके गांठों में बैक्टीरिया वो होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको ये फिक्स करता है। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अगर खेत में आप खाद और उर्वरक जैसे आप गोबर की खाद भरपूर मात्रा में डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ये अपना खुद पूरी कर लेता है। अब हम जैसे बात करते हैं कि इसको सिंचाई सिंचाई नॉर्मली रबी मौसम में जितनी तरह की सब्जियां हम लगाते हैं उसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तो बहुत तेज गर्मी नहीं होती जिससे पानी जमीन से कम हो जाता है, और दूसरा जो है ओस गिरने के कारण भी मिट्टी में नमी बनी रहती है। और तीसरी जो बात है कि फ्रिक्वेंटली जो देखा गया है कि औसतन रबी मौसम में यानी सर्दियों के बीच बीच में जो बारिश होती रहती है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता होती नहीं है। बाकला के जो फवा बीन है, बाकला है, उसकी वृद्धि एवं विकास के लिए जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि रबी मौसम में उगाए जाते हैं। फिर भी बुआई के समय अगर मृदा में नमी की कमी हो तो उस समय बिजाई कर देते हैं उसके तुरंत के बाद आप सिंचाई कर सकते हैं, और करना भी चाहिए ताकि बीजों का जर्मिनेशन जो है वो सामान्य तरीके से हो सके।
अन्यथा आप अगर मौसम सर्दी का हो और बारिश नहीं हो रही हो तो उस कंडीशन में 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप एक हल्की सिंचाई देते रहना चाहिए। बहुत सूखना नहीं चाहिए खेत, अगर खेत सूख रहेगा तो पौधे का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और सहारा प्रदान करने की बात मैंने जैसे आपको बोला था कि बीज की मात्रा करीब 5 किलोग्राम प्रति कनाल लगता है। तो सहारा देने के लिए जो बाकला है या फवा बीन है या क्यू है जिसको हम बोलते हैं, इसमें इसके तने बड़े कोमल होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। तो लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैं मतलब 1 मीटर से लेकर के अगर सहारा दिया जाए तो सवा मीटर, 1.5 मीटर तक भी इसकी हाइट चली जाती है। और कभी-कभी एक ही पौधे से कई 4-4, 5-5, 6-6 नीचे से शाखाएँ निकलती हैं, तो उनको सहारा अगर देंगे तो अ, हर पत्ते के बगल से फूल निकलता है और हर फूल जो है वो फल बन सकता है। तो उस कंडीशन में आपको सहारा देना बहुत ज़रूरी है। बाकला लंबी बढ़ने वाली तथा सीधी तने वाली फसल है, जिसके कारण से फसल के गिरने की संभावना बनी ही रहती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बलुई मिट्टी में या रेतीली मिट्टी में इसे नहीं उगाना चाहिए। चिकनी मिट्टी में इसके जड़ की पकड़ अच्छी बनी रहती है, इसलिए चिकनी मिट्टी इसके लिए अच्छा माना जाता है। तो समय से पहले जब जब पौधे की हाइट करीब-करीब 8 से 10 इंच की हो जाए, तो आप सहारा देने की व्यवस्था तैयार रखें। 1 फीट तक तो यह पौधा नहीं गिरता है, लेकिन 1 फीट के बाद जैसे ही पौधा बड़ा होता है और इसमें फलियाँ लगनी शुरू होती है, उस कंडीशन में पौधा जो है वो गिरना भी शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बाकला की खेती के लिए अगर हम सहारा नहीं देंगे तो पूरी तरह से इसका उत्पादन की जो क्षमता है उतना हम इसको ले नहीं सकते हैं। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है तो फसल के वृद्धि एवं विकास सही तरीके से हो। आपको अब पता है कि जो खरपतवार उगते हैं सर्दियों में, वो पौधों के साथ कंपटीशन करते हैं और अगर जो खरपतवार है उनको अगर नहीं निकाला जाए तो बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो ज़मीन से ले लेते हैं और पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है। तो पौधे की पोषक तत्व उचित एवं सही प्राप्त हो, इसके लिए खरपतवार नियंत्रण को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बकला में रबी ऋतु में जो रबी के मौसम में खरपतवार निरंतर अंतराल पर निकालते नहीं, यानी 1 महीने में अगर एक बार भी आप खरपतवार निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। नॉर्मली अगर आप चाहते हैं कि इसमें खरपतवार शुरुआत से ही ना हो तो बिजाई करने के बाद पेंडिमिथिलिन का प्रयोग आप कर सकते हैं। पेंडिमिथिलिन 3 से 5 ml प्रति लीटर। लेकिन बीज की बिजाई के 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर इसका स्प्रे हो जाना चाहिए। जब हम इसको छिड़काव करते हैं ये खरपतवार खादकर स्टॉम्प का या पेंडिमिथिलिन का, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इसके ऊपर चलें स्प्रे करें तो हमको जो स्प्रे किए वाले स्थान को डिस्टर्ब नहीं करना, उसके ऊपर नहीं चलना है, तो पीछे की ओर स्प्रे करते हुए चलना पड़ता है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि इससे 30 से 35 दिन तक जो है वो खरपतवार नहीं होते। जब पौधे की भरभार 1 फीट की हो जाती है, तो उसके बाद घास आने की संभावना या खरपतवार आने की संभावना कम ही रहती है। अब हम बात करेंगे कीट नियंत्रण की बात करते हैं। कीट नियंत्रण इसमें कई तरह के कीट तो नहीं बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक है यह जो है एफिस फेवाई जो है, यह एक मुख्य कीट है जो पत्तियों, तनों एवं फलियों का रस चूसता है, जिससे पौधा कमज़ोर होने लगता है और उत्पादन भी कम होने लगता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे मेटासिस्टॉक्स है, 0.3% का छिड़काव करना चाहिए। करीब-करीब 1 ग्राम में 1 ml प्रति लीटर पानी में 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जो नॉर्मली शुरुआत में जब हम लगाते हैं तो कई बार डैम्पिंग ऑफ की भी समस्या, जिसको कमर तोड़ कहते हैं, वो भी संभावना रहती है। तो उसके लिए फफूंदनाशक का स्प्रे जैसे डायथेनियम 45 की 2.5 ग्राम मात्रा और बेविस्टीन है उसकी 1 ग्राम मात्रा को, दोनों को मिला करके अंकुरण के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो डैम्पिंग ऑफ है उसकी संभावना कम रहती है और 1 से 2 जो है ड्रेंचिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं तो। अदरवाइज़ आप सीड ट्रीटमेंट करके इसको लगाना चाहिए। इसी बेविस्टीन से सीड ट्रीटमेंट कर या थेरम वगैरह कैप्टान जो आते हैं फफूंदनाशक, उससे आप इसका बीज को उपचारित कर सकते हैं। दूसरा जो है बोट्राइटिस फेवाई है, ये भी एक रोग है या फंगस है। इस रोग से में पत्तियों का जो हिस्सा है वो जलने लगता है। इसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, पौधा खाना नहीं बना पाता है, जिसका
भोजन बनाने में पौधा असमर्थ हो जाता है। सब कुछ के बावजूद भी जो पत्ते हैं वो ग्रसित होते हैं और उत्पादन भी कम होने लगता है। इस रोग को नियंत्रण करने के लिए जो बाकला है उसकी अगेती बिजाई यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही या सितंबर के लास्ट वीक में ही आप इसकी बुआई करें, तो ऐसा देखा गया है कि अगर अगेती बिजाई की जाए तो इस रोग का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है तथा कई सारे फंजीसाइड है जैसे डायथेनम 45 या आपका बेबिस्टीन है या मेटालेक्सिल है, इस तरह के कोई भी अगर इंसेक्ट स्प्रे फंजीसाइड है उसका स्प्रे इसके अंदर प्रभावी माना गया है। रस्ट लगता है इसके पत्ते के ऊपर, तने के ऊपर, कई बार फलियों के ऊपर भी लग जाता है। ये रोग का प्रकोप मैच्योरिटी के समय होता है और इसमें रोग जब ग्रसित पौधे होते हैं उसकी पत्तियां जो है वो छोटे रंग की और उसका ऑरेंज रंग का यानी कि नारंगी रंग का धब्बा उस पर दिखाई देने लगता है। पैरासाइट्स की भी कई बार मैं इस पर देखा गया है कि कुछ पैरासाइट्स भी इस पे अटैक करते हैं। फ्रांसबीन में बहुत ज़्यादा पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है, डाउनी मिल्ड्यू भी आता है इस पर, और ये खास करके फल के मैच्योरिटी या फ्रूटिंग के समय इसकी संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो उस कंडीशन में ही उपयुक्त जो फफूंदनाशक है जैसे मेटालेक्सिल है या डायथेनम 45 या बेबिस्टीन है, इसका छिड़काव अवश्य करें। कटाई की बात करते हैं तो बाकला की हरी जो फल है जो है वो चूंकि इसका फूल नीचे से लगना शुरू हो जाता है और जब तक ये पौधा की पूरी हाइट तक इसमें फूल लगता ही रहता है और हर फूल से फल बनने के 100% चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में इसकी जो फलियां हैं वो लगातार तैयार होती रहती है पौधे के ऊपर, तो बार बार इसकी तुड़ाई करनी पड़ती है, यानी फ्रिक्वेंट आप इसके फल को तुड़ाई कर सकते हैं। बाकला की हरी फलियां को बुआई के 3 से 4 माह बाद कटाई के लिए प्राप्त हो जाता है। और इसका एक भी देखा गया है कि बाकला का चूंकि हरी फलियों का प्रयोग ज़्यादा होता है और इसमें आयरन कंटेंट भी ज़्यादा है। फ्रांसबीन इसमें आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में लेकिन अगर इसको हरा एक टेंडर अवस्था में जिस समय इसमें रेशा नहीं बने हो उसी अवस्था में इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है जब अगर हम दलहन के लिए इसको उगा रहे हैं कि इसका दाल बनाना है तो इसकी सभी फलियों को पूरी तरह से मैच्योर होने देते हैं। जब पूरी तरह से फल परिपक्व हो जाता है, छिलका पक जाता है और बीज भी अंदर से खोल के देखेंगे तो वो सूखा लगने लगता है। उस कंडीशन में जाकर के इसके फलियां जैसे सूखने लगती है, ये काला या भूरे रंग का होने लगता है, तो उसके पौधे को उखाड़ कर इसको हार्वेस्ट करते हैं। उपज की बात करें तो हरी फलियों की जो उपज है वो 70 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है, यानी करीब करीब 3 से 4 क्विंटल प्रति कनाल जो है इसका उत्पादन मिलता है। तो बाकला में जो क्यों है इसके बारे में हम आपको इसलिए बताना चाह रहे थे कि जो ये फसल है ये नॉर्मली हर घर के किचन गार्डन में होता है और लोग लगाना इसको पसंद करते हैं। पौधा खूबसूरत देखने में होता है और इसके 10 से 15 या 20 पौधे एक 4-5 लोगों के परिवार के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। डिस्टेंस अगर आप सही तरीके से रखें, सही तरीके से सहारा दें और उचित देखभाल करें। मेन तो है इसको समय से बिजाई करना और साथ में इसकी जो फलियां हैं जैसे आप देख रहे हैं कि और फलियों को जब पौधे पे लगते हैं कुछ कई बार ये गुच्छों में भी लगते हैं, 3-3 4-4 के गुच्छों में, क्योंकि फूल ही बहुत ज़्यादा लगते हैं इसमें। तो इनके हर शाखाओं को रखना चाहिए, काटना नहीं चाहिए और इसको सहारा समय पे दें, अच्छी तरह से इसके पौधे को ध्यान दें। यानी कि ध्यान देने की बात मेरा कहना यह है कि समय पे निराई गुराई करें, उसमें खरपतवार को नियंत्रित करते रहें तो अच्छा उत्पादन देता है और इसमें फलन भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको फ्रांसबीन के बारे में, फवा बीन के बारे में यानी कि बाकला के बारे में आपको बता रहा था। और एक बात जो और मैं कहना चाहूँगा कि इसका दाल बहुत टेस्टी होता है। अगर इसके दाल को सूखे दाल बनाने के लिए उसी तरह से प्रयोग किया जाए तो काफ़ी टेस्टी होता है इसका। और इसके सूखे दाल की कीमत भी ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा चूँकि ज़्यादा होती है तो किसान भाई इसकी खेती करके अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं और इसका दाल अच्छे कॉस्ट पे बिकता है। दूसरी बात है कि ये पशु के चारे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके जो कई जगह पर जहाँ इसकी खेती लोग, चूँकि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो कई किसान जो है इसकी खेती जो करते हैं वो
पशुओं के हरा चारा खिलाने के लिए भी करते हैं। तो उस कंडीशन में भी इसे ओपन खेत में लगाना चाहिए। कोशिश करें कि इसको लाइन में लगाएँ। अगर आप सब्जी और दलहन दाल के लिए प्रयोग में ला रहे हैं तो। लेकिन अगर पशुओं के लिए लगा रहे हैं तो छंटकाव विधि से भी लगाया जा सकता है। चूँकि इसका बीज बड़ा होता है, इसलिए प्रॉपर डेप्थ पर इसके बीज को डालना ज़रूरी होता है। कई बार हम बीज को फेंक देंगे तो बीज अगर ऊपर रह जाएगा तो जर्मिनेट नहीं, अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा देखा गया है कि अगर आप इसको अच्छी तरह से मतलब अच्छी गहराई पे, यानी इसके 1 से डेढ़ 2 इंच, 1 से डेढ़ 2 इंच जो गहराई पे इस पे बीज को डालें और बीज के आसपास में नमी हो, तो पौधे का ग्रोथ भी जल्दी होता है, अंकुरन जल्दी हो जाता है। टेम्परेचर को ज़रूर देखना चाहिए कि नॉर्मली अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हो, तो उसी समय इसकी बिजाई कर दें। अंकुरन को बढ़ावा देने के लिए हो सके तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके बीज को 1 दिन या डेढ़ दिन, 2 दिन के लिए इसके 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में पानी में भिगोएँ। तो इससे जो अंकुरण में मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अंकुरण में आसानी होती है। तो किसान भाइयों, मैं आज फावा बीन और क्यों, या जिसको हॉर्स बीन भी कहते हैं। नॉर्मली फावा बीन से आप याद रखिए, एक दलहनी सब्जी है। ये दलहनी सब्जी है और ये अकेला दलहनी सब्जी है जिसको जो बीन कह सकते हैं, जो सर्दियों में उगाया जाता है। नॉर्मली जितने सारे बीन हैं वो तो गर्मी और बरसात में लगाए जाते हैं। तो इनको आप अपने घर के किचन गार्डन में ज़रूर स्थान दें, समय पे बिजाई करें, तो आपको एक अच्छा सब्जी 2 से 3 महीने तक आपको इससे मिलता रहेगा। इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ी मुश्किल होती है। लार्ज स्केल में अगर आप लगाएँगे तो इसकी हरी फलियों को तोड़ना पड़ता है, छोटी फलियाँ होती है, तो लेबर ज़्यादा लगता है। तो वो भी ध्यान रखें कि मार्केटिंग के लिए अगर आप उगाते हैं तो उसी ढंग से इसका देखभाल करें या उसी तरह से इसके बारे में उगाएँ कहें। फ्रास बीन, फवा बीन जो है नॉर्मली मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे मैंने बताया कि चूँकि प्रोटीनियस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, कई सारे मिनरल्स, कई सारे विटामिन्स, खनिज तत्व, खनिज लवण इसमें होते हैं। तो किसान भाई इसकी खेती करके अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। मैं ये वीडियो आप लोग को समर्पित करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे मैसेज लिख सकते हैं। धन्यवाद।